तो यह उक्त बिंदु वेल्डिंग का एक विकसित रूप है। C1 वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। इसे सतत रेखा वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें अनेक बिंदु वेल्डों की सतत श्रृंखला होती है, जबकि बिंदु वेल्डिंग में यह अंतरायी यानी इंटरमीडिएट होती है। C1 वेल्डिंग सतत वेल्डेड होने के कारण जलरोधी, भापरोधी, गैसरोधी तथा वायुरोधी बनती है। चित्र में इसमें देखो उसमें क्या किया गया है, वहाँ इलेक्ट्रोड यूज किए गए थे। देखो यहाँ पे क्या किया गया था, इलेक्ट्रोड यूज किए गए थे। यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज किए गए थे। यहाँ पे क्या यूज किए गए हैं, रोलर यूज किए गए हैं। यहाँ पे क्या किए गए हैं, तो रोलर यूज किए गए हैं, जिससे हम क्या करते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। इसमें अनेक बिंदु वेल्डों की सतत श्रृंखला होती है, जबकि बिंदु वेल्डिंग में इंटरमीडिएट होती है। C1 वेल्डिंग सतत वेल्डिंग होने के कारण जलरोधी, भापरोधी, गैसरोधी, वायुरोधी बनती है। ठीक है, चित्र 5.2 में प्रदेश C1 वेल्डिंग में दो क्या कहते हैं, दो चक्के होते हैं, इन्हें व्हील कहते हैं। इनमें ऊपर से क्या कहते हैं, यांत्रिक दाब लगाकर इनके बीच के जोड़ में अंतर्गत कार्य करते हैं। इनके बीच जोड़ी जाने वाली कार्य वस्तु व्यवस्थित की जाती है। वेल्डिंग करते समय जोड़ी जाने वाली प्लेटों को साफ करके इलेक्ट्रोड में धारा प्रवाहित करने के बाद जोड़े जाने वाली भाग को अच्छी तरह मिलाकर और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच दबाकर आई की ओर धकेलता जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच धातु के भाग का तापक्रम लगातार गलनांक तक पहुंचता रहता है और दबाव के कारण सतत वेल्डन होता रहता है। एप्लीकेशन का है, क्या क्या है इनका। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की जलरोधी, भापरोधी, गैसरोधी टंकियों को बनाने में 20 SW 20 स्टैंडर्ड वायर गेज तक के परिच्छेद को आसानी से जोड़ा जा सकता है। यह बिंदु वेल्डिंग की अपेक्षा सुदृढ़, टिकाऊ होता है। इसमें चढ़ाव यानी कि बट दोनों प्रकार के जोड़ों को वेल्डन किया जाता है। अब आती है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। देखिए प्रोजेक्शन, ये भी एक क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक रूप है। ठीक है, अब इसमें इसका डायग्राम ये है, सेम प्रोसेस वही है, बस इसमें जो जॉब रखा जाता है वो अलग रहता है। बस देख लेते हैं जिसमें क्या वेल्डन, बिंदु वेल्डन का ये विकसित रूप है। ठीक है, उभार बिंदु यानी कि स्पॉट वेल्डिंग का विकसित रूप है। उभार वेल्डन बिंदु कहते हैं इलेक्ट्रोड चपटे डाई आकृतियां, डाई शेप के बड़े सिरे क्षेत्र यानी कि लार्ज टिप एरिया वाले होते हैं। दोनों प्लेटों के जिन बिंदु वेल्डिंग करना होता है, उनमें से एक प्लेट अथवा दोनों प्लेटों के उन बिंदुओं को मशीनन या टंकन विधि द्वारा उभार दिया जाता है, जैसे चित्र में स्पष्ट है। इस प्रकार इन दोनों प्लेटों को पारस्परिक संपर्क केवल उभार बिंदु पर ही होता है। वेल्डिंग करते समय विद्युत धारा प्रवाह से केवल उभार पिघलते हैं और यांत्रिक दाब के कारण उभार दबकर वेल्ड हो जाते हैं। इस प्रकार एक साथ अनेक बिंदु वेल्ड होते हैं। इस विधि का प्रयोग केवल विशाल उत्पादन में ही किया जाता है। ऑफसेट बट वेल्डिंग, ऑफसेट बट वेल्डिंग, इसमें क्या होता है, इसका डायग्राम भी यही है। देखो ऑफसेट बट वेल्डिंग क्या है, इसमें वेल्डन को जोड़ने जाने वाले धातु के दो टुकड़ों के सिरे के आमने सामने मिलाकर वेल्डन मशीन के जबड़े में दृढ़ता पूर्वक जकड़ लिया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उनके सिरे पर उच्च स्पर्श प्रतिरोध के कारण पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न होती है और सिरों का तापमान गलनांक तक पहुंच जाता है। इसी दशा में यांत्रिक दाब बढ़ने से या कुछ समय तक दाब में रखने से सिरे आपस में वेल्ड हो जाते हैं। दाब की अवधि धातु के परिच्छेद पर निर्भर करती है। और ऑफसेट वेल्डिंग में यंत्र निम्न दो प्रकार हैं, एक हस्तचालित, एक है हाइड्रोलिक ऑपरेटेड। ठीक है, उपयोग क्या है इस विधि का उपयोग धातु की छड़ों, दंडों, सालकों, नलियों, तारों को परस्पर जोड़ने में करते हैं। उसके बाद है दमक कुंद वेल्ड यानी कि फ्लैश बट वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, ये क्या कहते हैं, इसमें स्थूल वेल्डिंग की तरह जोड़ने वाले धातु खंडों को दोनों सिरों को एक दूसरे पर घनिष्ठ संपर्क से कांटेक्ट करते हुए नहीं रखा जाता है, मतलब एक साथ नहीं रखते हैं, बल्कि विद्युत प्रवाहित धातु के सिरों को एक दूसरे के समीप धीरे धीरे लाया जाता है। तब विद्युत आर्क द्वारा जब धीरे धीरे लाएंगे दोनों के बीच क्या होगी, एक आर्क उत्पन्न होगी। आर्क द्वारा उसमें धातु दोनों सिरों का तापमान गलनांक तक अति शीघ्र पहुंच जाएगा। कुछ देर बाद धातु खंडों के दोनों सिरे जब एक दूसरे के निकट आकर परस्पर मिलते हैं तो कहते हैं तो स्थूलन वेल्डिंग की तरह यांत्रिक दाब डाला जाता है और इससे सिरों पर लगी हुई धातु तरल धातु मल चिंगारी के रूप में छिटक कर बाहर निकल जाती है।
फलस्वरूप क्या शुद्ध धातु ही परस्पर मिलकर संधि बन जाती है। ठीक है, दमक कुंड वेल्डन यंत्र प्राय सिंगल फेज एसी पर द्वारा कार्य करता है। इसका एडवांटेज क्या है, क्या कहते हैं, ये कुंड वेल्डिंग की अपेक्षा दमक कुंड वेल्डन का मुख्य लाभ निम्नलिखित है। अति शीघ्र वेल्ड होने के कारण समय की बचत, विद्युत खपत कम, वेल्डन जोड़ने की अति दृढ़ सामर्थ्य, कार्य वस्तु के सिरों की एक सार समतल तथा स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रम में कार्य वस्तु के सिरों का वर्गाकार बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। दमक कुंडम वेल्डन मशीन के लिए केवल एकल सिंगल फेज प्रदायी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राय सभी मशीनें एक सिंगल फेज एसी मशीनें होती हैं और हर प्रकार के सेक्शन को जोड़ा जा सकता है। एप्लीकेशन क्या है, पतले परिच्छेदों को जोड़ने, मोटर गाड़ियों के ढांचे, धुरियों, पहिए, अधिकतर मोटर के उत्पादन की फैक्ट्रियों में इसका उपयोग होता है। अब देखिए आर्क वेल्डिंग, अब किसकी बात करते हैं हम, आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग यांत्रिक दाब रहित केवल विद्युत आर्क द्वारा तप्त करके धातु को जोड़ने की क्रिया को आर्क वेल्डिंग कहते हैं। यांत्रिक दाब रहित केवल विद्युत आर्क द्वारा ताप करके धातु को जोड़ने की क्रिया को आर्क वेल्डिंग कहते हैं। जैसे फ्लैश बट वेल्डिंग होती है। ठीक है, इसमें पर दाब नहीं लगाया जाता, इसमें दाब लगाया जाता है, पर आर्क वेल्डिंग में किसी प्रकार का दाब नहीं लगाया जाता। आवश्यकता अनुसार इस प्रक्रम को फिलर रोड का प्रयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रोड होता है उसे क्या कहते हैं, फिलर रोड कहते हैं, जो पिघलकर जोड़ों के खांचों को एक स्थान भर देती है। यह प्रक्रम फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। इसमें एसी व डीसी दोनों प्रकार की धारा को प्रयोग किया जाता है। जो वेल्डन ट्रांसफार्मर की सहायता से कहते हैं एसी विद्युत धारा की जाती है और प्रवाहित की जाती है, उसे प्रत्यावर्ती आर्क वेल्डिंग कहते हैं। और जिसमें डीसी का यूज करेंगे उसे डायरेक्ट करंट आर्क वेल्डिंग कहेंगे। जो वेल्डन मोटर जनरेटर सेट अथवा आइजल इंजन जनरेटर की सहायता की जाती है उसे विद्युत कहते हैं, दृश्य धारा विद्युत द्वारा की जाती है उसे दृश्य धारा आर्क वेल्डन कहते हैं। सिद्धांत क्या है इसका, आर्क वेल्डन में जब अर्जित इलेक्ट्रोड कार्यखंड के निकट लाया जाता है तब कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जो वायु अंतराल के वायु कणों से टकराकर वायु की ऊर्जा उत्पादन प्रदान करते हैं। इसमें वायु आयनाइट हो जाती है और वायु अंतराल की चालकता बढ़ जाती है। फलस्वरूप आर्क उत्पन्न होता है और एनोड से कैथोड की ओर उच्च आर्क धारा प्रवाहित होने लगती है, जो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसका तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस ऊष्मा का निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रतिपादन समझा जा सकता है। वेल्डिंग के लिए आर्क कहते हैं ऊष्मा VIT, कहते हैं VIT। आप देखो I स्क्वायर RT होता है ना, वहीं पे VIT आ जाता है, I स्क्वायर RT से ही आता है। लेकिन कैसा आता है अभी देखिए, हमने क्या पढ़ा था, जूल का नियम क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT होता है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, R की वैल्यू क्या कहते हैं, R की वैल्यू रख देंगे, V अपॉन R से I कट जाएगा तो VIT बचेगा वहाँ पे। और जबकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में रेजिस्टेंस में I स्क्वायर RT करंट सीरीज में रहता है। ठीक है, अब उसके बाद विधि, ये देखो आर्क वेल्डिंग में होता है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी एक सेकेंडरी है। अब ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो जिसे वेल्ड करना उससे जोड़ा रहता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड से तो दोनों तारों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या कहते हैं, काफी आर्क उत्पन्न होगी। आर्क मतलब काफी उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, किसके नियम, VIT नियम के अनुसार। ठीक है, चित्र 5.6 प्रत्येक प्रक्रम में ऊष्मा की आवश्यक मान विद्युत आर्क द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके लिए उचित विद्युत स्रोत द्वारा निम्न वोल्टेज पर नियंत्रित उच्च वैद्युत धारा वेल्डर परिपथ में प्रवाहित की जाती है। परिपथ में वैद्युत स्रोत का एक सिरा इलेक्ट्रोड से तथा दूसरा सिरा कार्य वस्तु से संयोजित किया जाता है। इस प्रकार परिपथ कार्य वस्तु तथा इलेक्ट्रोड के बीच वायु अंतराल द्वारा पूर्ण होता है। यह वायु स्थान 2 से 6 मिलीमीटर तक की दूरी तक रखा जाता है। जब विद्युत धारा इस वायु अंतराल से द्वारा गुजरती है तो एक स्थान के प्रतिरोध के कारण उच्च ऊष्मा I स्क्वायर RT लगभग 3700 से 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा वेल्डन की सतह को पिघला देती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोड भी पिघलकर बूंद बूंद करके टपकता है, वह वेल्डन क्षेत्र के खांचे में प्रवेश करता है। इस प्रकार स्वयं धातु तथा गालक ठंडा होकर मजबूत जोड़ बना लेते हैं। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, इस तरीके से यूज की जाती है, इसका हम अगले
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखते हैं।